नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मिथिलेश्वर जी की कहानी शायद हाँ शायद नहीं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए शायद हाँ शायद नहीं। शाम होने से पहले ही मेघबरन उस छोटे शहर में पहुंच गया। उसे अपने ग्रामीण स्टेशन कर्मचारियों से भी यही जानकारी प्राप्त हुई थी कि शाम होते होते यह गाड़ी उस छोटे शहर तक पहुंच जाएगी। हालांकि वह चाहता था कि गाड़ी लेट हो जाए और वह रात में पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यात्राओं में उसके साथ अक्सर यह हुआ है कि समय से पहुंचने की उसकी इच्छा के विरुद्ध गाड़ियां विलंब से पहुंची हैं, और जब वह खुद विलंब से पहुंचना चाहता था, गाड़ी निर्धारित समय पर उसे ले आई। गाड़ी से उतर एक पल के लिए उसने प्लेटफॉर्म का मुआयना किया। बिहार का यह छोटा शहरी स्टेशन उसके लिए अपरिचित था। वह पहली बार यहाँ आया था, लेकिन 3 भागों में बटे यहाँ के प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के पुल से दूर दूर तक नजर आती शहर की विशाल इमारतों को देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे यह शहर उतना छोटा नहीं जितना उसने समझ रखा था। शायद गांव में रहने और अपने ग्रामीण स्टेशन की तुलना के चलते ही उसके साथ ऐसा हुआ हो। उसने सबसे पहले वापसी की गाड़ियों की समय सारणी अपनी डायरी में दर्ज की। उसे इस बात की खुशी हुई कि घंटे 2 घंटे के फासले पर वापसी के लिए अनेक गाड़ियां हैं तथा छोटी बड़ी प्रायः सभी गाड़ियां यहां रुकती हैं। वह जब और जिस वक्त लौटना चाहेगा आसानी से लौट सकेगा। उसे जिस मोहल्ले में जाना था उसके बारे में भी लोगों से पूछताछ की। लोगों के अनुसार वह स्टेशन के बिल्कुल नजदीक था। बिना किसी सवारी के पैदल ही जा सकता था। स्टेशन से मात्र 10 मिनट के फासले पर वह मोहल्ला था। उसके लिए यह और अच्छा था। अपने उद्देश्य को अंजाम दे वह सीधे स्टेशन पहुंच जाएगा और जिस ओर की गाड़ी पहले मिलेगी उसी से भाग चलेगा। फिर बाद में अपने ग्रामीण स्टेशन का रास्ता पकड़ लेगा। उसने पता कर लिया था। कुछ घुमावदार रास्तों के बाद चारों दिशाओं से उसके ग्रामीण स्टेशन तक पहुंचा जा सकता था। लोगों के निर्देश पर वह उस मोहल्ले में पहुंचा। वह कई तरह के लोगों और कई किस्म के घरों का मोहल्ला था। कुछ मकान बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ बेहद सामान्य। घरों के आसपास खड़े बैठे लोग भी कुछ विशिष्ट और संपन्न नजर आ रहे थे, तो कुछ विपन्न और दीनहीन। गलियां आम छोटे शहरों की भांति कच्ची, सीलन भरी और संकरी। गलियों के किनारे बजबजाती हुई नालियां और कूड़े का ढेर। मोहल्ले वासियों से जानकारी प्राप्त कर उसने शिशिर का घर भी देखा। शिशिर का घर न बहुत अच्छा था और न एकदम खस्ता हाल। वह एक सामान्य घर था। जैसी कि उसे जानकारी मिली थी, मरने से पहले शिशिर के बाप ने यह घर बनाया था। घर गली के भीतर नहीं, गली के मुंह पर ही था। उसने घर के चारों तरफ घूमकर अच्छी तरह मुआयना कर लिया। घर अगर गली के भीतर होता तो उसे और अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती। गली के मुंह पर वाले इस घर से तो वह क्षण भर में ही चंपत हो सकता था। मोहल्ले में घुसते और घरों के आसपास से गुजरते हुए मेघबरन आश्वस्त था कि मोहल्ले वासियों की तरह शिशिर भी उसे नहीं पहचानता। लेकिन शिशिर की तस्वीर उसने देखी है। उसकी जेब में अभी भी वह तस्वीर है। उसे देखते ही वह पहचान लेगा। उसे लगा शायद शिशिर घर के अंदर हो, या संभव है घर से कहीं बाहर। उसके घर का दरवाजा खुला था। दरवाजे पर कोई नहीं। वहां एक अजीब तरह की उदासी और मायूसी बिखरी थी। शायद हफ्तों से वहां झाड़ू नहीं लगी थी। बुहारन और कागज के गंदे टुकड़े वहां बेतरतीब रूप से बिखरे थे। जो हो, जहां भी होगा शिशिर रात तक तो अपने इस घर में लौट ही आएगा। शिशिर का घर और मोहल्ला देख मेघबरन पुनः स्टेशन के पास लौट आया। एक बार देख चुके रास्तों को वह नहीं भूलता। आंख बंद करके भी उसे पार कर सकता है।
स्टेशन के पास के एक रेस्तरां में बैठकर उसने समय व्यतीत करने का फैसला किया। अपनी योजना के अनुसार उसे रात के अंधेरे में ही शिशिर के यहाँ पहुंचना था। अंधेरा होने में अभी घंटे 1.5 घंटे की देर थी। रेस्तरां में गरम गरम पकौड़े तल रहे थे। कोने के एक एकांत मेज के समीप बैठ उसने पकौड़ों का आदेश दिया। रेस्तरां के नौकर को पैसा दे बगल के बार शॉप से रम की एक बोतल मंगवा ली। पकौड़ों के साथ रम की घूंट ने यात्रा की थकान खत्म कर कार्य के प्रति उसकी मुस्तैदी पुनः बहाल कर दी। पिछले 1.5 महीने से शिशिर के यहाँ आने की उसकी योजना थी, श्यामकरण भैया की 13वीं के बाद से ही। लेकिन कभी किसी कारण से उसे रुक जाना पड़ता तो कभी किसी कारण से। इस बीच उसके मन मस्तिष्क का आक्रोश आवेग और अधिक बढ़ता चला गया, जिसने आज उसे यहाँ पहुंचा ही दिया। उसके बड़े भाई श्यामकरण की हत्या उसके मित्र शिशिर ने की। यह बात उसके लिए वैसे ही असह्य थी जैसे भीम के लिए द्रौपदी का चीरहरण। अपने परिवार की वचनबद्धता के चलते उस असह्य पीड़ा से मुक्ति के लिए भीम को लंबे समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन उसके सामने कोई वचनबद्धता नहीं। उसके जैसे भाई के रहते उसके भाई का खूनी शिशिर जीवित है और सही सलामत है, यह तो शेर से बैर लेकर श्रगाल का चौकड़ी भरना है। श्यामकरण भैया की हत्या की सूचना जब उसके घर पहुंची तो उसके वृद्ध माँ बाप और छोटे भाई बहनों की निगाहें सीधे उस पर आ टिकी। वे निगाहें उसके प्रति लानत और ललकार से भरी थीं। उन निगाहों ने उसके तपते खौलते मन को और सुलगा दिया। इस स्थिति में निर्णय लेने में उसने तनिक भी देर नहीं की। घर के मेरुदंड अपने भाई के इस हत्यारे को वह देर तक जीवित नहीं रहने देगा। अपने बड़े भाई श्यामकरण से मेघबरन सिर्फ 2 साल ही छोटा था, लेकिन कद काठी और डील डॉल में उनसे भी हिष्टपुष्ट। श्यामकरण के बारे में लोगों की आपत्तिजनक टिप्पणियों से वह अवगत था, लेकिन उनके अनुज होने के नाते वह उन्हें अच्छी तरह जानता था। विवशताओं के तहत भले ही उन्होंने कुछ गलत किया हो, लेकिन वे गलत आदमी नहीं थे। शुरू में गांव के लठैत उसके पिता को अक्सरुआ समझ बहुत सताते थे। किसी भी साल उसके खेतों की पूरी उपज उसके घर नहीं जा पाती थी। या तो खेतों से ही फसल काट ली जाती या खलिहान से बोझे ढो लिए जाते। लेकिन सयाना होने के बाद श्यामकरण भैया ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। चुन चुनकर पिताजी के एक एक दुश्मन को उन्होंने लताड़ा। उस वक्त वह भी तैयार हो गया था। पूरे गांव में उसकी जोड़ का दूसरा युवक नहीं। गांव के अखाड़े में कभी किसी ने उसकी पीठ में धूल नहीं लगाई। श्यामकरण भैया ने उसे सिर्फ देह बनाने और पढ़ाई जारी रखने में लगाया। पिताजी के दुश्मनों से वे स्वयं ही लड़ते रहे, पर कुटिल और चतुर दुश्मनों ने पैंतरा बदल तिकड़मों का सहारा ले लिया। वे पैसे वाले थे। इलाके में होने वाली चोरी डकैती और खून खराबे में भैया का नाम डलवाने लगे। पुलिस हर तीसरे चौथे दिन उन्हें पकड़ने आने लगी। वे छिप कर रहने लगे। यह सब पैसों का खेल था। तब उसके यहाँ पैसे नहीं थे। शायद इन्हीं स्थितियों में पैसा उगाहने के लिए श्यामकरण भैया ने बंबई जाने का निर्णय किया। बंबई में श्यामकरण भैया क्या करते थे, मेघबरन काफी समय तक नहीं जान सका। उसके माँ बाप को भी इसकी जानकारी नहीं। पूछने पर वे हर बार यही कहते, बंबई बहुत बड़ी जगह है, वहां कामों की कोई कमी नहीं, जितना काम करो उतने पैसे बनाओ। और वे पैसे बराबर भेजते। मनी ऑर्डर में उनका पता कभी बंबई के किसी मोहल्ले का होता तो कभी किसी मोहल्ले का। उनके भेजे पैसों से घर की माली हालत सुधर गई। खेती में होने वाले उत्पात और उपद्रव तो पहले ही शांत हो गए थे। दरवाजे पर दुधारू गाय रहने लगी। होली और दिवाली के अवसर पर श्यामकरण भैया अवश्य आते। अब थाने पर उनकी भी पहुंच थी। पुलिस उन्हें खोजने नहीं आती। माँ ने भैया की शादी के लिए बातचीत भी शुरू कर दी। दूर के रिश्ते की एक लड़की माँ को पसंद भी थी, लेकिन भैया ने उन्हें मना कर दिया। अभी शादी की क्या जल्दी, अभी तो मुझे कमाने दे माँ, अभी बहुत कुछ करना है। पिछले वर्ष मेघबरन ने भी भैया के साथ बंबई जाना चाहा। कमाने की उसकी भी इच्छा थी, लेकिन भैया ने रोक दिया उसे। पहले बीए की पढ़ाई पूरी कर लो, काम काज तो जीवन भर होता रहेगा।
पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगी। और स्वयं मैट्रिक पास नहीं करने वाले श्यामकरण भैया ने उसे बीए तक पढ़ाया। वे जब भी गांव आते शिशिर की चर्चा अवश्य करते। हम और शिशिर एक साथ रहते हैं, एक ही साथ काम करते हैं। वह मेरा पक्का दोस्त है, कभी उसे घर लाऊंगा। भैया के पास शिशिर की तस्वीर देख और भैया का उसे अंतरंग मित्र समझ मेघबरन ने वह तस्वीर रख ली। शिशिर के उस छोटे शहर का पता भी भैया ने उसे बताया था, जहां शिशिर के पिता ने घर बनाया था। भैया की मृत्यु सूचना पर जब मेघबरन बंबई पहुंचा तो उसे पता चला कि शिशिर और उसके भैया वहां जो कार्य करते थे वह अच्छा कार्य नहीं, लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते, इसलिए अपने रहने की जगह वे लगातार बदलते जाते। शायद चोर उचक्कों एवं तस्करों से वे जुड़ गए थे। बंबई की जिस उपेक्षित खोली में शिशिर ने भैया की हत्या की, उसके कारणों की पक्की जानकारी भी उसने प्राप्त कर ली। उनके बीच एक लड़की आ गई थी, जिसे लेकर दोनों एक दूसरे को अपने मार्ग से हटा देना चाहते थे। हत्या के दिन कहीं से प्राप्त रुपयों के बंटवारे को लेकर भी उनके बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसमें उसके भैया मारे गए। उसके भैया की हत्या के बाद शिशिर लापता हो गया। उन दोनों ने वहां किसी को भी अपना सही नाम पता नहीं बताया था, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो सकी। उनकी लाश को लावारिस लाश के रूप में दफनाने से पहले तस्वीर ले ली गई। उनकी मृत्यु सूचना बंबई में रह रहे उनके गांव के एक ग्वाले ने भेजी, जिसने अपने एक लापता संबंधी की खोज में थाने में पड़ी भैया की लाश देखी। लाश की तस्वीर देख ऊपर से उसने भी ना पहचानने का अभिनय किया, लेकिन अंदर से उसका मन चीत्कार कर उठा। उसने उसी क्षण तय कर लिया, जितनी जल्दी हो सके शिशिर को भी उसे भैया के पास भेज देना है, ताकि उनका हिसाब किताब बराबर हो सके। रम की बोतल का खाली होना और मेघबरन की कसरती भुजाओं का ऐंठना लगभग एक ही साथ हुआ। अब वह अपनी पूरी मस्ती में था। उसकी आंखों की चिंगारी अब फूट पड़ना चाहती थी। उसने रेस्तरां की खिड़की से बाहर देखा, रात उतर आई थी। उसे अधिक रात भी नहीं करनी थी। अधिक रात को अब कोई अपना दरवाजा नहीं खोलता। वह तो सिर्फ अंधेरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि आसानी से काम कर सहजता से अंधेरे में गुम हो सके। रेस्तरां का बिल चुका दबे पांव वह वहां से चल पड़ा। बिजली नदारद थी, यह उसके लिए अच्छा ही था। यहाँ की बिजली के बारे में उसे जानकारी प्राप्त हो गई थी। बिजली यहाँ नहीं के बराबर आती है। रातों में यहाँ के संपन्न लोग जनरेटर चलाते हैं और सामान्य लोग लैंप या लालटेन से अपना काम निकालते हैं। अंधेरे में भी मेघबरन के पांव शिशिर के उस मोहल्ले में वैसे बढ़ रहे थे जैसे उसके चिर परिचित हों। किनारे के घरों की अधखुली खिड़कियों और रोशनदानों से निकलती हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन गली में गुजरने वालों के लिए वह नाकाफी थी। संभव है शिशिर पहुंचते ही मिल जाए और वह भी जल्दी फारिग हो जाए। संभव है वह इस शहर से कहीं बाहर हो, लेकिन घर से उसका पता तो मिलना ही चाहिए। यहाँ उसकी प्रतीक्षा करने या यहाँ से प्राप्त पते पर उसे ढूंढ निकालने से पहले अब उसे अपने घर नहीं लौटना। सधे कदमों से शिशिर के दरवाजे पहुंच उसने अपने गोपनीय अस्त्र सहेजे, अपने को सजग सतर्क किया और दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हालांकि दरवाजे की फांक से लैंप की मरियल रोशनी आ रही थी, जो घर के अंदर लोगों के होने का आभास दे रही थी। उसने दूसरी बार तेज दस्तक दी। जवाब में कौन है कि मधुर नारी स्वर के साथ दरवाजा खुल गया। एक 18-19 साल की गोरी और बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की सामने थी। उसका चेहरा बदहवास और आंखें भयातुर थीं। क्या उसको देखकर लड़की का चेहरा स्याह पड़ गया या घर में ही कुछ घटित हुआ है? लेकिन इसे जानना मुनासिब न समझ उसने सीधे सीधे पूछा, शिशिर है? मैं शिशिर से मिलने आया हूं, उसे भेजिए बाहर। उसके इस कथन पर वह लड़की भौचक हो उसे घूरने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की भयावहता और बढ़ गई। तो क्या उसके इरादे को इस लड़की ने भांप लिया? लेकिन यह कैसे हो सकता है? अपनी योजना तो उसने बिल्कुल गोपनीय रखी है। उसने लड़की की चुप्पी तोड़ने के लिए पुनः कहा, मुझे शिशिर से मिलना है,
मैं उससे मिलने के लिए ही आया हूं। इस बार लड़की का चेहरा एकदम बुझ सा गया, जैसे पाला मार गया हो। वह अपने को अब और रोक नहीं सकी। दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप फफक कर रो पड़ी। क्या हुआ? मेघवरन के मुंह से बरबस निकल गया। लड़की ने रोते हुए ही जवाब दिया, शिशिर भैया नहीं रहे। एक क्षण के लिए मेघवरन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका सारा गुस्सा जैसे काफूर हो गया। तूफान आवेग बह निकला। उसे इस तरह अचंभित देख लड़की ने पूछ लिया, भैया से क्या काम था? लड़की के इस प्रश्न पर जैसे उसकी बोलती बंद हो गई, लेकिन उसने गला साफ करते हुए कहा, वे मेरे मित्र थे। यह सुनते ही लड़की का चेहरा आर्द्र हो गया। आप उनके मित्र थे तो अब तक कहां थे और पहले क्यों नहीं आए? अब उसने मेघवरन को अंदर बुला लिया। उसके अंदर पहुंचने पर बार बार यही कहकर वह बिलखने लगी, भैया के दोस्त होकर भी आप अब तक कहां थे? पहले क्यों नहीं आए? मेघवरन समझ नहीं पा रहा था कि यहां किस उलझन में वह आ फंसा। यह सब क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? लड़की का रुदन इतना करुण था कि वह कतई अविश्वसनीय नहीं था। उस रुदन से अंदर से वह ढहता भी जा रहा था। उसने उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। यह सब कैसे हुआ, कब हुआ? लड़की ने बिलखते हुए ही कहा, हम कहा जाने कैसे हुआ, अभी एको महीना तो नहीं गुजरा। भैया सुबह से ही कहीं निकले थे। शाम यही बेरा दरवाजे पर भैया की लाश फेंक कर वो सब भाग गए। वो सब कौन थे हम नहीं देख सके। दरवाजे पर आहट सुनकर पहुंचे कि वो सभी लापता हो गए। भैया खून से लथपथ बेहोश पड़े थे। उन्हें भीतर मार मारा था कसाईयों ने। वे बोलने लायक भी नहीं थे, सिर्फ कराहते रहे। उन्हें इस रूप में देखकर मां का तो बुरा हाल हो गया। डॉक्टर बुलाकर हमने उन्हें दिखाया। डॉक्टर के अनुसार कई बोतल खून चढ़वाया, ऑपरेशन कराया, फिर भी वे ठीक नहीं हुए। अंत में डॉक्टर ने पटना ले जाने के लिए रेफर कर दिया। अब हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। टोला पड़ोस किसी ने भी उधार पैंच नहीं दिया। 3 दिनों तक घर में ही कराह कराह कर मरे भैया। काश आप उसी वक्त आ गए होते। हमें लगता है अगर हम उन्हें पटना ले जाते तो वे अवश्य बच जाते। हमारी किस्मत खोटी थी। उनके कोई दोस्त साथी भी उस वक्त नहीं आए। मेघवरन समझ नहीं पा रहा था कि अपने दुश्मन की बहन की इस व्यथा को वह किस रूप में ले। अपने इस दुश्मन परिवार पर तो उसे सख्त बने रहना था, जबकि अंदर से वह अपने को द्रवित होता पा रहा था। शायद विरोधी खात्मे के साथ मन का विरोध भाव भी समाप्त हो जाता हो। आंसू पोंछते हुए लड़की अब उसे आंगन के ओसारे में खटिया पर पड़ी अपनी मां के पास ले आई। मेघवरन ने देखा 50-55 की अवस्था की एक अधेड़ औरत खटिया पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी तथा रह रहकर हाथ पांव फेंकती और कराह उठती। लड़की ने उसे बताया, जिस दिन से भैया गुजरे उसी दिन से मां की यह हालत है। बीच में 1 आध सप्ताह के लिए ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भैया को याद कर इतना रोया पीटा कि फिर गिर पड़ी। देखिए ना, इसे कितना बुखार है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पाती। मेघवरन ने उसकी मां को छूकर देखा। सचमुच बुखार से बदन तवे की तरह जल रहा था। ऐसा तेज बुखार जानलेवा भी हो सकता है। उसने पलटकर लड़की से पूछा, क्या दवा चल रही है? जवाब में लड़की फिर बिफर कर रो उठी। उसने रोते हुए ही मेघवरन के पांव पकड़ लिए। अब आप आ गए हैं तो आप ही कुछ कीजिए। भैया के मित्र हैं तो मेरे भैया ही हैं। मेरी मां को बचा लीजिए। उस लड़की के उस अनुनयपूर्ण विलाप में जाने ऐसा क्या था कि मेघवरन को उसकी बीमार मां में अपनी मां की छवि कौंध गई। उसने विश्वास भरे शब्दों में कहा, मैं अभी किसी चिकित्सक को ले आता हूं। और उसी वक्त मेघवरन दरवाजे से बाहर निकल गली के अंधकार में खो गया। यह अवसर था, इस मुसीबत से मुक्त हो वह अपने घर वापस हो जाता, लेकिन शिशिर की बहन के उन आंसुओं और उसकी मां के बुखार ने जाने किस बंधन में उसे बांध दिया कि वह ऐसा नहीं कर सका। इस बीच शिशिर की उस बहन से उसे यह भी ज्ञात हो गया था
कि शिशिर के परिवार के नाम पर उसकी वह अकेली बहन और मां है तथा संपत्ति के नाम पर सिर्फ यह विपन्न घर। मेघवरण उस शहर के लिए अपरिचित था, लेकिन गली से निकल सड़क पर आने और नजदीक के डॉक्टर का पता हासिल कर उसके क्लिनिक तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगी। डॉक्टर की फीस अदा कर वह उन्हें साथ लेते आया। मरीज को देखते ही डॉक्टर चौंक गया और पहले से इलाज शुरू हो जाना चाहिए था। बुखार बिगड़ गया है। ऐसे तेज बुखार में ब्रेन हेमरेज का भी खतरा रहता है। अभी तत्काल इन्हें 3 इंजेक्शन लगेंगे। मैं आवश्यक दवाएं लिख देता हूं। दवाएं अभी से शुरू हो जानी चाहिए। चिकित्सक को वापस उनके क्लिनिक तक छोड़ मेघवरण डॉक्टर का पुर्जा ले दवा की दुकान पर पहुंचा। दवाएं महंगी थीं, लेकिन मन के धरातल पर इलाज का दायित्व उसने स्वीकार कर लिया था। कंपाउंडर के साथ दवाएं ले वह फौरन लौट आया। तीनों इंजेक्शन लगे, आवश्यक दवाएं दी गईं। अब कंपाउंडर को विदा कर वह शिशिर की मां के होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच वह लड़की डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ठंडे पानी में कपड़े निचोड़ निचोड़ कर मां के हाथ पांव पोंछती रही। मेघवरण ने अनुभव किया, रात गहराती जा रही थी और एक मनहूस सन्नाटा उसके और उस मां बेटी के बीच पसरा था। उसने सन्नाटे को तोड़ते हुए लड़की को आश्वस्त किया, बहुत शक्तिशाली दवा दी गई है। डॉक्टर ने मुझे बताया है 2 घंटे के अंदर मरीज को होश आ जाना चाहिए। मेघवरण की इस बात से लड़की के हताश चेहरे पर सहजता लौटती नजर आई। मेघवरण ने पुनः कहा, होश आने के बाद डॉक्टर ने चाय, हॉर्लिक्स, पानी आदि लिक्विड रूप में ही कुछ देने को कहा है। मेघवरण की यह बात सुनकर लड़की को जैसे सहसा कुछ याद आया। वह झेंपते हुए बोली, अरे अभी तक आपने कुछ भी नहीं लिया। आप इतनी देर से आए हैं। मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूं कि अभी तक जलपान के लिए भी आपसे नहीं पूछा। भैया की मृत्यु और मां की बीमारी से मेरी मति मारी गई है। रुकिए, मैं अभी कुछ बनाती हूं। जवाब में कहा मेघवरण ने, रहने दो, मुझे कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। हाँ, अगर पिला सको तो 1 कप चाय पिला दो। लड़की घर के अंदर गई, फिर मायूस हो वापस लौट आई। ओसारे के पाय से उठंग वह पुनः रोने लगी। मेघवरण समझ गया घर में कुछ नहीं। ओसारे की डिबरी उठाकर उसने घर के अंदर देखा। उस श्रीहीन घर के अंदर डिब्बे और कनस्तर सब खाली नजर आए। ओसारे के कोने में पड़े स्टोव को भी उठाकर उसने देख लिया, उसमें भी तेल नहीं। अब मेघवरण पुनः घर से चल पड़ा। लड़की समझ गई। उसने मेघवरण को रोकने की कोशिश की। रात अधिक हो गई, जो लेना होगा सुबह ले लेंगे। यह इलाका ठीक नहीं, रात में यहाँ कोई नहीं निकलता। जवाब में कहा मेघवरण ने, होश आने के बाद तुम्हारी माँ को कुछ देना जरूरी है। मेरी चिंता न करो, मैं बस गया और लौट आया। और सचमुच मेघवरण जल्द ही चला आया। स्टेशन एरिया की दुकानें उसे खुली मिली। जो रुपए संचित कर वह लाया था, उसे खर्चने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई, जैसे सब कुछ किसी अज्ञात दबाव के तहत हो रहा हो। कैरोसिन, चीनी, चाय, दूध पाउडर, हॉर्लिक्स, बिस्किट, पाव रोटी आदि सब लेकर वह आ गया। लड़की उसके इस अतिरिक्त खर्च पर संकोच और झेप का अनुभव करने लगी, लेकिन घर के अंदर जिंदगी लौट आई। लड़की के द्वारा बर्तन धोने की खटर पटर, स्टोव की आवाज और गर्म चाय के गिलास का आना मेघवरण को अच्छा लगा। उसके आग्रह पर मां के पास बैठ लड़की ने भी चाय ले ली। चाय पीते हुए सोचने लगा मेघवरण, वह क्या करने आया था और यह सब क्या हो रहा है। शिशिर के बिना उसके घर और उसकी मां बहन की यह हालत हो जाएगी। अगर इस बात की जानकारी उसे होती तो क्या वह शिशिर को मारने यहां आता? हालांकि अपने अंदर से इस प्रश्न का ठीक ठीक जवाब वह नहीं पा रहा था। शायद हाँ, शायद नहीं। मेघवरण का ध्यान अब इस ओर भी चला गया कि शिशिर को किसने मारा, क्यों मारा। अवश्य श्यामकरण भैया की तरह औरों के साथ भी उसने धोखेबाजी की होगी, जिसकी सजा औरों ने उसे दी। लेकिन शिशिर जैसे धोखेबाज और कातिल की ऐसी बहन और ऐसी मां। रुनकी, जरा पानी दे बेटी,
प्यास से कंठ सूख रहा है। शिशिर की माँ को होश आ गया। उसकी बेटी रुनकी तो माँ के बोल सुन जैसे निहाल हो उठी, तत्काल पानी ले हाजिर हो गई। अब कैसी तबीयत है माँ? बहुत पसीना हो रहा है रुनकी, लगता है बुखार उतर रहा है। अब तक मेघवरन भी चाय का गिलास रख उसकी माँ के पास जा खड़ा हुआ। उसे देख माँ ने रुनकी से पूछा, यह कौन है? रुनकी ने सब कुछ बता दिया। सुनते ही माँ ने फिर बिसूरना प्रारंभ कर दिया। उससे मिलते वक्त रुनकी ने जो कहा था, लगभग वही सब उसकी माँ भी कहे जा रही थी। तुम अब तक कहाँ थे? उस वक्त आ गए होते तो शिशिर बच जाता। सहारे के अभाव में छटपटा कर मर गया बेटा। तुम्हें उसी वक्त आ जाना चाहिए था। उस बखत उसके कोई दोस्त साथी नहीं आए। मेघवरन समझ नहीं पा रहा था कि क्या सचमुच उस वक्त वह आ गया होता तो उसे बचाने की कोशिश करता। शायद हाँ, शायद नहीं। फिलहाल उसकी मां को चुप कराते हुए उसने कहा, डॉक्टर ने आपको रोने से मना किया है। आपको अधिक बोलना भी नहीं है। डॉक्टर की दवा से ही बुखार कम हुआ है। मेघवरन की इस बात पर मां के कान खड़े हो गए। तो क्या अभी डॉक्टर से भी उसे दिखाया जा चुका है? मां की जिज्ञासा लक्ष्य कर रुनकी ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बता दिया। वह सब सुन मेघवरन के प्रति मां की आंखें स्नेह और वात्सल से भर गईं। वे पूरी ममता से उसे निहारने लगीं। फिर अत्यंत आत्मीयता से मेघवरन को अपने करीब बुलाया। मेरे पास आ बेटे। करीब आने पर मेघवरन को उन्होंने ऐसे देखा जैसे शिशिर को देख रही हूं। मेघवरन का हाथ पकड़ उसकी आंखें फिर बहने लगीं। मेघवरन ने उन्हें पुनः शांत किया। उसे शिशिर की मां अपनी मां से बहुत कुछ मिलती जुलती नजर आई। जाने अनजाने उसका मन भी रुमासा हो गया। ठीक इसी वक्त रुनकी बोल उठी, आप जब से आए हैं आपने तनिक भी आराम नहीं किया। मैं बिस्तरा लगा देती हूँ, अब आप सो रहे हैं। माँ आप ठीक हैं। और रुनकी ने फुर्ती से बरामदे के एक किनारे मेघवरन का बिस्तरा लगा दिया। मेघवरन बिस्तरे पर आ लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। माँ के पास बैठी रुनकी की भांति वह भी सारी रात जागता रहा। शायद रुनकी और उसकी माँ उसे सो गया समझती रहीं, लेकिन उनकी बातचीत वह सुनता रहा। भगवान ने इसे हमारे लिए भेज दिया है। बेटे का दोस्त और बेटे में क्या अंतर? ईश्वर ने हमारी सुन ली माँ। भैया के मित्र तो भैया से भी बढ़कर हैं। अपने इतने अच्छे मित्र के बारे में भैया ने पहले क्यों नहीं बताया? हम खबर देकर इन्हें बुलवा लिए होते। सब समय का फेर है रुनकी। जो होना होता है वह होकर रहता है। जिसे जब आना होता है वह तभी आता है। इसे कुछ खिलाया? कुछ नहीं माँ, चाय हॉर्लिक्स आदि तो ये खुद खरीद कर लाए। यह कैसा दुख आया रे कि बेटे के साथ साथ घर भी खाली। तुम चिंता ना करो माँ, सुबह पड़ोस से मांगकर मैं कुछ बनाऊंगी। तुम ठीक हो जाओ तो खाने पीने का कोई ना कोई बंदोबस्त हम कर लेंगे। सुबह मेघवरन देर तक पड़ा रहा। अब तक आंगन में धूप उतर आई थी। उसके साथ अक्सर ऐसा होता था कि जिस रात प्रारंभ में वह सो नहीं पाता, उस रात सुबह देर तक सोता रहता। उठने के बाद जम्हाई लेते हुए वह बिस्तरे पर बैठ गया। उसने देखा खटिया पर बैठी रुनकी की माँ हॉर्लिक्स पी रही थी तथा नहा धोकर रुनकी स्टोव के पास बैठी कुछ बना रही थी। उसके भीगे बाल पीठ पर बिखरे थे, जिससे रिश्ती बूंदें उसके कपड़ों को गीला कर रही थीं। उस पर नजर पड़ते ही रुनकी हुलसते हुए बोल उठी, आप जग गए? कल बहुत थक गए थे, अभी चाय लाती हूँ। भैया को भी बिस्तरे की पहली चाय पसंद थी। मेघवरन को इच्छा हुई कह दे, उसे ऐसी कोई आदत नहीं, बल्कि बिना हाथ मुंह धोए और स्नान किए वह कुछ नहीं लेता। लेकिन सुबह सुबह वह रुनकी का मन दुखाना नहीं चाहता। सिर्फ उसका मन रखने के लिए ही उसने चाय का गिलास थाम लिया। दिन के उजाले में रुनकी के खुले धुले चेहरे और उसकी माँ के सुधरते स्वास्थ्य ने घर की स्निग्धता को बढ़ा दिया था। जुग जुग जियो बेटा, तुम कल नहीं आए होते तो मैं नहीं बचती। मुझे कुछ भी होश नहीं था। भगवान भी अजीब खेल खेलता है।
एक बेटा छीनता है तो दूसरा भेज देता है। उसने रुनकी को समझाया, माँ को अधिक बोलने से डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन रुनकी ने उसे बताया, क्या करूं, माँ मानती ही नहीं, इन्हें अधिक बोलने की आदत पड़ गई है। पिताजी की मृत्यु के बाद से ही यह हुआ है। कोई भी सामने पड़ता है, बस सब कुछ उगलने लगती हैं। भैया की मृत्यु के बाद तो इनकी यह आदत और भी बढ़ गई है। मेघबरन को याद आ गया, उसके गांव में भी इस तरह की 3-4 वृद्ध महिलाएं हैं जो अपनी इच्छा, आकांक्षा, दुख, तकलीफ, आप बीती, जग बीती सब कह देती हैं। कुछ भी अपने पास गोपनीय नहीं रखती। कोई सुनने वाला नहीं मिलता तो दरवाजे पर आए फेरी वाले या भिक्षुओं से भी कहती जाती। मेघबरन के स्नान आदि से निपटने तक उसे सुनाकर माँ का कहना जारी था। रुनकी कहती है कि मैं जानबूझकर बीमार पड़ जाती हूँ। जो हो गया वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन इस नादान छोरी को मैं कैसे समझाऊं कि पति शोक सहा जाता है, पुत्र शोक नहीं। माँ के रहते उसके जवान बेटे की अर्थी घर से निकले, इससे बढ़कर विपत्ति और क्या होगी। मेघबरन फुर्ती से स्नान आदि कर तैयार हो गया। अब वह वापस जाएगा। इस झमेले में उसे अब और नहीं पड़ना। लेकिन उसके तैयार होते ही रोटी और सब्जी की थाली ले रुनकी सामने आ गई। मुझे भूख नहीं, अब मैं चलूंगा। आपने रात में भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पीकर ही सो गए थे। जाने इस लड़की के आग्रह में ऐसा क्या था कि वह हर बार हार जाता। अनिच्छा के बावजूद बिस्तरे की चाय उसे पीनी पड़ी और न चाहते हुए भी रोटी सब्जी का यह आहार स्वीकार करना पड़ा। वह जानता था पड़ोस से मांगकर सिर्फ रोटी सब्जी ही बनाई जा सकती थी, दाल चावल नहीं। उसकी आदत दिन के खाने में दाल चावल की थी। किंतु मेघबरन खाता जा रहा था। पास बैठी रुनकी पंखा झल रही थी। मेघबरन को सुनाकर उसकी माँ का कथन जारी था। बहुत अघामत से मैंने शिशिर को पाया था, मेरा इकलौता लाल। उसकी बहू उतारने की साध मन में ही रह गई। कसाईयों को उससे क्या लेना था कि उसे मारा। मुझसे कहते, मैं घर द्वार बेचकर उनका लगेन चुका देती। हे भगवान, उसे मारने वालों को तू औचट दंड दे, राह चलते उस पर बजर गिरे, उनका घर बार सब तहस नहस हो जाए। तू देख लेना बेटा, मेरा कल्पना कभी अकारत नहीं जाएगा। राण का रोना और पूर्वा का बहना व्यर्थ नहीं जाता। मेरा शिशिर ऐसा नहीं था, रामधनिया ने उसे ऐसा बना दिया था। तू रामधनिया को नहीं जानता बेटा, शहर का नामी सेठ है। रामधनी सेठ का नाम किसी से पूछोगे सब बता देंगे। आज सेठ बना है, पहले का गुंडा है, गुंडाई से ही सेठी हासिल की है। अपने नए कॉलेज में शिशिर को बड़ा बाबू बनाकर ले गया। इसके एवज में मोटी रकम ली। बाकिर जब कॉलेज असाल्तन होने लगा तो शिशिर की जगह ज्यादा पैसा लेकर अपनी जाति के एक मुस्टंड को रख लिया। शिशिर का पैसा भी नहीं लौटाया। नया खून शिशिर बर्दाश्त नहीं कर सका। रामधनिया के बेटे का हाथ तोड़ बंबई भाग गया। तब उसके बाबू जिंदा थे। वे कुछ ले दे और हाथ जोड़ रामधनिया से सुलह लगाए। कहीं यह काम रामधनिया का ही तो नहीं। बाकिर उन बातों को बीते ढेर दिन हो गए। बीच में 3-4 दफे बंबई से आया भी शिशिर। तुम जो हमारी यह हालत देख रहे हो बेटा, सब किस्मत का फेर है। शिशिर के बाबू थे तो हमारे यहाँ क्या नहीं था। टोला पड़ोस किसको हमने ऐंचा पैंचा नहीं दिया। रुनकी और शिशिर को लाड़ प्यार से पाला, घी दूध की कभी कमी ना होने दी। शिशिर के बाबू होते तो रुनकी के हाथ कभी पीले कर दिए होते। यह लड़की नहीं, लक्ष्मी है बेटा। साधु संत इसका हाथ देखते हैं तो कहते हैं जिस घर जाएगी उसका उजड़ा घर बसा देगी। शिशिर और उसके बाबू नहीं है तो क्या, जल्दीबाजी में खराब घर में इसे नहीं डालूंगी। यह मेरी आंख की पुत्री है। इसके बाद माँ बेटी के अन्यतम रिश्ते से संबंधित भोजपुरी का एक कवित्व वे कह उठी। बेटी लेके उड़बो, बेटी लेके बुड़बो, बेटी लेके जइबो पाताल। फिर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गई। तू हमारी चिंता न करना, हम फिर अपने घर को आबाद कर लेंगी। खाली घूम फिर कर हमें देख लेना।
तुम्हारे आने जाने से हमें भी शिशिर का अभाव नहीं खलेगा। यह तो शिशिर के शोक ने पछाड़ दिया, नहीं तो दोनों हाथों के बरपाए रहते। हमें क्या दुख। शायद तू नहीं जानता, हम सत्तू बनाती हैं, चने का शुद्ध सत्तू। जिसने एक बार हमारा सत्तू खा लिया, फिर वह दूसरी जगह का सत्तू नहीं ले सकता। दूसरे मोहल्ले के लोग भी हमारे यहाँ आकर सत्तू ले जाते हैं। शिशिर के बाबू को गैस्ट्रिक की बीमारी थी। डॉक्टर ने सत्तू का घोल पीने को कहा था। शुरू में उन्हीं के लिए घर का सत्तू तैयार करती, बाद में यही काम हमारे जीवन का सहारा बन गया। शिशिर को यह काम पसंद नहीं, बंबई में कमाने लगा तो यह काम छुड़वा दिया। बाकी अब यह काम हम फिर शुरू करेंगी। तुम देख लेना बेटा, हमारा घर फिर भर जाएगा। घर में सिर्फ चना आने की देर है। ठीक होते ही कहीं से उधार पैंच ले चना लाऊंगी। मेघवरन अब तक खाना खा चुका था, अब वह जाने के लिए तैयार था। अपने एकल कथन में रुनकी की मां ने उसे सब कुछ बता दिया। अब इस घर के बारे में कुछ भी जानना उसके लिए शेष नहीं था। यहाँ बार बार उसके अंदर यह प्रश्न उठ रहा था कि रुनकी की मां ने उसे यह सब क्यों बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब बताकर उसकी सहायता की परोक्ष याचना की हो। मेघवरन को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कोई कह रहा हो, जब तक इस घर के यथार्थ से तुम अवगत नहीं थे, तब तक इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन इस यथार्थ को नजदीक से महसूस करने के बाद इसकी भागीदारी से तुम मुक्त नहीं हो सकते। यह वही क्षण था जब किसी आंतरिक प्रेरणा के तहत वापसी का मार्ग व्यय छोड़ अपने पास के शेष रुपए उसने रुनकी की ओर बढ़ा दिए। मुझे अब वापस लौटना है, ये रुपए रख लो। चने खरीदकर सत्तू का अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देना। एक क्षण के लिए रुनकी झेंप गई। संकोच में वह दोहरी होने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर तत्काल रुपए नहीं लिए। इस पर कहा मेघवरन ने, यह बहुत अधिक नहीं, सिर्फ तुम्हारे व्यवसाय चलाने भर हैं। व्यवसाय से पैसे आने लगे तो चाहो तो इसे वापस भी कर सकती हो। और मेघवरन ने हाथ बढ़ाकर उसे रुपए थमा दिए। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। यह सुनकर रुनकी बीच में ही बोल पड़ी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आप कल शाम को ही आए। मेरा जाना जरूरी है, वहां भी बहुत काम है। रुनकी की मां बिस्तरे से ही यह सब सुन रही थी। अब वह भी बोल पड़ी, आज भर रुक जाओ बेटा, अभी तो मैंने तुझे नजर भर देखा भी नहीं। कल चले जाना। अब तो हमारी किस्मत में अकेले रहना ही बदा है। मेघवरन ने रुनकी से कहा, मां को समझा दो, लेकिन वह भी अड़ गई। सिर्फ आज भर रह जाइए, मां का मन रख लीजिए, कल हम आपको नहीं रोकेंगी। मेघवरन ने लक्ष्य किया। ऐसा कहते हुए उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो आईं। यहां फिर उस लड़की से उसने अपने को हारता हुआ महसूस किया। अपनी योजना और इच्छा के विरुद्ध उस दिन उसे रुक जाना पड़ा। मेघवरन के लिए नए शहर का वह पूरा दिन पहाड़ साबित हुआ। दिन व्यतीत करने के लिए उसने शहर घूमने का फैसला किया। शहर के मुख्य बाजार से लेकर शहर के एकमात्र पार्क और सबसे अच्छे पिक्चर हॉल की यात्रा के बाद शाम को थका हारा वह घर पहुंचा। मेघवरन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दिन भर में ही उस लड़की ने सत्तू का अपना व्यवसाय आरंभ कर दिया था। ताजे सत्तू की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैली थी तथा भुने हुए चने के छिलके आंगन में बिखरे थे। उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि इस लड़की ने चना खरीद कर लाने, उसे भूनने और सत्तू बनाने का कार्य इतनी जल्दी कर लिया। शायद लड़की ने उसका आश्चर्य भांप लिया। उसने कुछ लजाते हुए ही कहा, आज मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, माँ ठीक हो जाएंगी तो हम पूरा पूरा सत्तू बनाने लगेंगी। ठीक इसी समय किसी महिला की आवाज दरवाजे पर हुई। रुनकी तेजी से बाहर चली गई, फिर लौटकर सत्तू का पैकेट ले उसे दे आई। शायद पड़ोस के ग्राहकों को भी सत्तू बनने की भनक लग गई थी। मेघवरन सुन रहा था। वह औरत रुनकी से उसके बारे में भी पूछ रही थी। शायद उसकी उपस्थिति की जानकारी पड़ोस को हो गई थी। इस संबंध में उसे रुनकी का जवाब साफ सुनाई पड़ा, मेरे ममेरे भाई हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। उसे लगा रुनकी सिर्फ अपने शील स्वभाव में ही अच्छी नहीं,
दिमागी स्तर पर भी चतुर है। उसने उसे अपने भाई का दोस्त नहीं, ममेरा भाई बताया। उसका भाई जैसा था, उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे, इसीलिए मोहल्ले वालों को उसने यह नहीं बताया। यहाँ पुनः मेघबरन के अंदर यह सवाल पैदा हुआ कि अपने उसी भाई का उसे दोस्त समझते हुए भी उसके प्रति उसके व्यवहार में तनिक भी आपत्ति का भाव क्यों नहीं। इस प्रश्न का उत्तर चाहते हुए भी मेघबरन नहीं पा सका। इससे पहले भी उसके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे सवाल उठे थे जो अनुत्तरित ही रह गए थे। शायद यह उसी तरह का सवाल था। उस महिला से छूटने के बाद रुनकी ने सबसे पहले मेघबरन के लिए चाय तैयार की। पूरे दिन माँ को समय से दवा दे चुकने और बुखार न आने की सूचना उसे दी। फिर दिया बत्ती जला रसोई पानी के कामों में लग गई। इस बीच मेघबरन को आया जान माँ ने अपना कथन जारी कर दिया। यह शहर घूम लिया बेटा। छोटा शहर है, लेकिन कोई बेचा नहीं है। हमें तो इस शहर को छोड़कर कहीं मन ही नहीं लगता। कहीं भी जाते हैं तो भागे भागे अपने इस शहर लौट आते हैं। यह मेरे पति की वेक है। अब इस तन की मिट्टी यहीं से उठेगी। इसके बाद माँ का कथन यहाँ के अपने इस घर पर केंद्रित हो गया कि कैसे पति ने यह जमीन ली तथा नाली निकालने के प्रश्न पर कैसे पड़ोसियों से तकरार हुई तथा कैसे घर बनाया गया। अपने इस घर प्रकरण के बाद माँ ने मेघबरन का हुलिया भी विस्तार से लिया। मेघबरन इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए माँ के प्रश्नों पर कभी सच तो कभी झूठ बोलकर काम चलाता रहा। माँ के सवाल पर जब उसे जैसा जवाब सूझा वैसा ही बता दिया। शाम के रात में बदलते ही रुनकी खाना लेकर मेघबरन के समक्ष उपस्थित हो गई। आज उसने रात का खाना समय से पहले ही तैयार कर लिया था। शायद कल रात उसे न खिला सकने की क्षतिपूर्ति थी। मेघबरन ने देखा रुनकी चावल दाल और सब्जी लेकर आई थी, उसकी रुचि का भोजन। तो क्या रुनकी उसकी रुचि जानती है? नहीं, सुबह रोटी खिलाने के बाद शाम को चावल खिलाने की ही भांज थी। शायद चने के लिए दिए गए रुपयों में से ही उसने दाल चावल का इंतजाम किया हो। खाना खाने के बाद मेघबरन बिस्तर पर लेट गया। सोने से पहले उसने रुनकी को बता दिया, सुबह तड़के ही निकल जाऊंगा। अब वह बिल्कुल तनाव मुक्त था। उसके मन का सारा आक्रोश और तूफान तो पहले ही निकल चुका था। रुनकी का सत्तू व्यवसाय शुरू कराकर वह अपने को बहुत हल्का और निश्चिंत अनुभव कर रहा था। लेटते ही उसकी आंख लग गई। हालांकि उसके सोने तक माँ का कथन जारी रहा, लेकिन उसे सुनते और अनसुना करते हुए वह नींद की चपेट में चला गया। दूसरी सुबह एकदम तड़के मेघबरन की आंख खुल गई। शायद शाम सोते हुए सुबह उठने के संकल्प के चलते ऐसा हुआ था। इससे पूर्व भी सुबह उठने का इरादा ले जिस रात वह सोता था, सचमुच सुबह उसकी नींद समय से खुल जाती थी। उसका अनुमान था कि माँ बेटी से पहले ही वह जगा है, लेकिन जगते ही स्टोव की आवाज सुन और यह देख उसे पुनः आश्चर्य हुआ कि रुनकी उससे पहले ही उठ गई थी और स्टोव जलाकर कुछ बना रही थी। मेघबरन के जाग चुकने की भनक लगते ही वह चाय लेकर हाजिर हो गई। चाय पी मेघबरन फुर्ती से तैयार हो गया। गाड़ी का समय हो गया रुनकी, अब मैं चलता हूँ। वह दौड़ती हुई उसके समीप आ गई। रास्ते का नाश्ता तैयार कर रही हूँ, अब हो ही चला है। मेघबरन को अब और इस मोह माया में नहीं फंसना। मैं रास्ते में कहीं कुछ ले लूंगा। मुझे रास्ते में अधिक खाने की आदत नहीं, तुम लोग इसे खा लेना। और वह रुनकी की प्रतिक्रिया जाने बगैर निकसार से दरवाजे की ओर बढ़ गया। रुनकी की बातों में अब उसे नहीं आना और भावनाओं में भी नहीं बहना। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए। और रुनकी ने कागज का एक टुकड़ा और कलम उसकी ओर बढ़ाते हुए निवेदन किया, अपना पता इस पर लिख दीजिए। मेघबरन के मन में आया कि वह गलत पता लिख दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपना वास्तविक नाम पता उस कागज पर दर्ज कर वह तेजी से बढ़ चला। पौ फटने में अभी देर थी। भोर का धुंधलका छाया था। धुंधलके को लांघते हुए उसके कदम स्टेशन की ओर चल पड़े। गाड़ी अपने निश्चित समय से मात्र 20 मिनट विलंब से आई। लेकिन यह क्या,
प्लेटफॉर्म पर पश्चिम से गाड़ी का पहुंचना और पूरब से रुनकी का आना दोनों एक साथ हुआ। रुनकी कुछ घबराई हुई थी कि वह गाड़ी के भीतर चला न गया हो। उस पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा खिल गया। रुमाल में बांधकर लाए नाश्ते को उसके हवाले करते हुए वह बोल उठी, मां ने भेजा है। मेघबरन ने पूछा, क्या है इसमें? वह कह उठी, सत्तू की मकुनी, रास्ते में जल्द खराब नहीं होती। यहां मेघबरन यह समझ नहीं पाया कि रुनकी सिर्फ उसे मकुनी देने पहुंची है या मकुनी के बहाने स्टेशन तक छोड़ने। उसके हाथ से नाश्ते की वह पोटली ले मेघबरन ट्रेन के भीतर चला गया। सुबह की वजह से भीड़ नहीं थी। खिड़की के पास की सीट उसे मिल गई। रुनकी आगे बढ़कर उसकी खिड़की के समीप आ गई। गाड़ी खुलने के समय ने उसे कुछ विकल सा कर दिया था। उसने उसी विकलता में मेघबरन से निवेदन किया, मां ने कहा है खोज खबर लेते रहिएगा, हमारा यहां अपना अब और कोई नहीं। मेघबरन ने अनुभव किया। ऐसा कहते हुए रुनकी का चेहरा रक्तिम हो उठा। जब गाड़ी खोलने लगी तो उसने जोर देकर कहा, शीघ्र ही आइएगा, आइएगा ना? लेकिन मेघबरन के मुंह से जवाब निकलते निकलते रह गया, शायद हां, शायद नहीं। गाड़ी खुल गई थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी बड़ी बड़ी पनीली आंखों वाली वह रुनकी ओझल होने तक उसे नजर आती रही। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।